नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को कब्जा पत्र बांटा गया और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मुझे आप सबके बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पिटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी
नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो आर्थिकी है, उसको और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे बताया गया है कि जीआईएस तकनीकी पर आधारित ये 5 उपकेंद्र अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होंगे, जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। ये हमारी जो अवधारणा है विकास की, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य हो, उस पर भी ये कारगर तरीके से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सीएम धामी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, बीते 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से सरकार की योजना को धरातल पर उतारने का काम किया गया है, जिस तरीके से उन्होंने सख्त कानून लाए हैं, उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने नकल विरोधी कानून बताए। इन सब चीजों को लेकर जनता के लिए उनका प्रेम और विश्वास बढ़ा है। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। और जो प्यार उत्तराखंड की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, जैसा आपने भी बोला, 15,000 लोग उनके लिए जो है कहीं फल वितरण कर रहे हैं, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उनके प्रति उनका प्यार दिखाता है, जनता का प्यार। और लगातार पिछले 2.5 साल की सरकार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से धरातल को, योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने सख्त कानून बनाए, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने UCC लागू किया, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने दंगा कानून लागू किया, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने नकल विरोधी कानून पारित किया। तो ये सारी चीजों से जनता के प्रति उनके लिए विश्वास बढ़ा है, जनता के प्रति उनके लिए। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने हवन का आयोजन किया। हीरानगर में गोल जियो मंदिर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने हवन का आयोजन किया, जिसमें कई दिग्गजों के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो जन्मदिवस है, उस पर लगातार सुबह से जो अपने कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं, जिसमें कि दौड़, सद्भावना दौड़ और विभिन्न जगह अपने कबड्डी के कार्यक्रम और ऐसे ही खेल के विभिन्न आयोजन पूरे जिले में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हवन से लेकर के ब्लड कैंप से लेकर के श्रमिकों में अपना टूल किट वितरण से लेकर के ऐसे कई कार्यक्रम आज यहाँ चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सेवा पखवाड़ा कल मोदी जी के उसमें पूरे सप्ताह भर चला जाएगा। काफी उत्साह और हर्ष का विषय आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, उसी की तर्ज पे आज युवा मोर्चा नैनीताल ने एक हवन पूजन का आयोजन उनकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए गोलजू मंदिर में किया है, जिसमें सभी हमारे युवा साथियों ने और वरिष्ठ जनों ने इसमें सबने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु और उनकी तेज और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, कामना के साथ आज इस हवन पूजन को हम लोगों ने किया है। ओम स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ साथ अधीनस्थ मंदिरों ओंकारेश्वर मंदिर, उखीम मठ, नृसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ, तृतीय केदार, तुंगनाथ और सिद्धपीठ काली मठ मंदिर में पूजा अर्चना कर हवन किया। साथ ही सीएम धामी की लंबी उम्र के साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की गई। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य पावन भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दिव्य ज्योतिर्लिंग आज
इस दिव्य क्षेत्र में, इस ज्योतिर्लिंग में हमारे उत्तराखंड के समृद्ध राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नूतन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवान श्री केदारेश्वर के दिव्य चरणों में महाअभिषेक किया गया। उनके मनोरथ के लिए, इस राज्य के समृद्धि के लिए और उनकी भविष्य की उज्जवल कामनाओं के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से और यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दिव्य चरणों में भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान से प्रार्थना की गई कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें, आरोग्यवान रहें, ऊर्जावान रहें और इस राज्य की तन मन धन से समृद्धि के ओर लेकर के इस उत्तराखंड राज्य की वो सेवा करें। जय श्री केदार। वहीं आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां बीजेपी तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2 सितंबर से शुरू हुआ बीजेपी सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। लोग बीजेपी की सदस्यता लेने को आतुर है। लगातार जनता पार्टी से जुड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही व्यवस्था। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी। लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। खबर हरिद्वार से है, जहां 1 सितंबर को ज्वालापुर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई डकैती पर अब खुलासा होना शुरू हो चुका है। जहां पुलिस ने इस घटना में शामिल एक इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं 2 और अपराधियों को भी पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। पुलिस की तरफ से इस घटना में अपराधियों द्वारा लूटे गए माल में से अब तक 50 लाख माल बरामद किया जा चुका है। शॉर्ट नोटिस पे आज छुट्टी के दिन आप लोग यहाँ पधारे हैं, पर मुझे लगा कि ये जो एक तो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए। एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने खासतौर से SSP हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हुआ है कि पुलिस मुख्यालय में मुझे बुला के एक तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देनी चाहिए। और जब देखिए, जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खास तौर से, जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया
और बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अपराध, और जहाँ तक अपराध और कानून व्यवस्था की बात है, अपराध तो होगा समय समय पे, बदमाश और जो इस तरीके के गैंग्स हैं समय समय पे वो दुस्साहस करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी और राज्य हो, समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं अवश्य होती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खासतौर से जो पुलिस के हमारे ज़िले में फील्ड में लोग हैं, और खासतौर से थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर जो भी लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कार्यक्षमता इसी में है कि इस चीज़ से वो विचलित ना हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने राज्य के इंटर कॉलेज व प्रधानाचार्य के पदों के लिए आयोजित समिति विभागीय परीक्षा 2024 के समर्थन में बैठक किया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आयु से विज्ञप्ति जारी होने के बाद आवेदन करने वाले लगभग 29,900 शिक्षक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों ने परीक्षा की नई तारीख घोषित किए जाने की भी मांग की है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने विद्यालय में प्रधानाचार्य के रिक्त 50% पदों को समिति विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का साहसिक निर्णय लिया है। वही खबर देहरादून से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी के थाने और चौकी में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिससे त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो सके। आपको बता दें कि ईद, मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा, पितृपक्ष, नवरात्रि और दशहरा के साथ साथ कई त्योहारों का आयोजन होना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रही है। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें, आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा, और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व में मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो वो सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस, धार्मिक जुलूस निकालते हैं, उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता की जा रही है। वही खबर पिथौरागढ़ से है, जहां आदि कैलाश मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। भूस्खलन के कारण अवरुद्ध आदि कैलाश यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। खेला से 10 यात्रियों को हेली सेवा के जरिए धारचूला में बने सेना के हेलीपैड में पहुंचाया गया है। वहीं इस दल में शामिल एक यात्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 2 से 3 दिन में यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। आईजी गढ़वाल करण सिंह ने बताया है कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से फरार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। इसके अलावा जो इनामी आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जो है जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए
पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए, या पहले जो इनामी है, इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, जो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है कि आपराधिक तत्व के लोग, जैसा अभी ऋषिकेश में भी देखा होगा आपने कि बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था। तो इस तरह के वेरिफिकेशन जो पुलिस के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, ताकि जो भी किराएदार या मकान मालिक के बीच में ये सत्यापन की कार्रवाई है कि मकान मालिक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो है उनके यहाँ जो भी व्यक्ति किराए पर रह रहा है तो उनका सत्यापन कराए, या स्वतः ही जो है किराएदार भी अपने सत्यापन कराए। तो वहीं कर्णप्रयाग में पोखरी रोड बीनगढ़ के पास पहाड़ी से मलबा और पेड़ आने से कल शाम से रास्ता बंद है। भारी मात्रा में मलबा आने से रोड खुलने में दिक्कत आ रही है। रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिसके बाद रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि सोमवार तक मलबा हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।